जीव विज्ञान अध्याय 5 नियंत्रण और समन्वय। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर है हमारा बायोलॉजी जीव विज्ञान क्लास 10 का एक्सरसाइज 5 अध्याय 5 में दिया हुआ है नियंत्रण और समन्वय। हम जानते हैं कि किसी भी जीव का जो निर्माण होता है वह कोशिका से होता है। अगर वो एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा है, तो एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें तो एक कोशिका है। एक कोशिकीय जीव की बात ही हो गई, एक कोशिका, सिंगल सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा की बात करता हूँ तो इसमें जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है क्या, नियंत्रण और समन्वय है क्या। यह जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आता है। किसी भी जीव के शरीर में, चाहे वह पेड़ पौधा हो, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक उत्पादक है और एक उपभोक्ता है। उत्पादक बोले तो पेड़ पौधे जिसमें प्रकाश संश्लेषण होते हैं, पेड़ पौधे हो गए, ये आपका उत्पादक हो गया। और एक जंतु, कोई भी जंतु बना लेते हैं, जैसे मानव ही मैंने बना लिया, तो यह है उपभोक्ता और यह है उत्पादक। तो बहुकोशिकीय आपको नजर आ रही है, बड़े पेड़ पौधे हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों में असंख्य कोशिकाओं से के मिलने से एक जीव का निर्माण होता है। इसमें जो जैविक क्रियाएं होती है उसको संपादित करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए कंट्रोल का होना जरूरी है, नियंत्रण का होना जरूरी है। ये दो प्रकार से होते हैं, एक है तंत्रिकीय नियंत्रण और एक है रासायनिक नियंत्रण। तो तंत्रिकीय नियंत्रण उसी में होगा जिसमें तंत्रिका कोशिका पाई जाएगी, न्यूरॉन होगा, मस्तिष्क होंगे, मेरुरज्जु होगी, यानी तंत्रिका कोशिका होगा। तो यह सिर्फ जंतु में होती है, ये जंतु में होती है। तो जंतु में दोनों प्रकार का समन्वय होता है, रासायनिक नियंत्रण समन्वय भी होता है और तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय भी होता है। परंतु पेड़ पौधे में सिर्फ रासायनिक नियंत्रण समन्वय होता है। क्यों, वाई? तो सवाल उठता है कि इसमें तंत्रिका कोशिका जो है एब्सेंट होते हैं, मस्तिष्क नहीं होता है, तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, जिसके कारण पेड़ पौधों में ओनली रासायनिक नियंत्रण होता है। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय होती है क्योंकि उसमें तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है। जैव कार्यों के लिए, जैव कार्य समझिए, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जनन, ये सारी क्रियाएं जैव कार्य कहलाती है। उसके सफल संचालन हेतु जितने भी जैविक प्रक्रिया है उसकी सफल संचालन के लिए सभी जीवों में के अंगों में या अंग तंत्रों का समन्वय होता है और नियंत्रण होता है, यह जरूरी है। यह दो प्रकार के होते हैं, तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय और रासायनिक नियंत्रण समन्वय। इतना तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि जीव का निर्माण होता है, जो जीव का निर्माण होता है वह कोशिकाओं, असंख्य कोशिकाओं के मिलने से ही बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। तो मैं एक कोशिकीय जीव की बात नहीं कर रहा हूँ। एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिका के अंदर ही नियंत्रण और समन्वय हो जाता है, उसमें किसी और अंग की जरूरत नहीं होती है क्योंकि तंत्रिका भी एब्सेंट है। ओनली एक सेल है ना, एक कोशिका है, वो उसके अंदर ही जो कोशिकांग होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, गाल्जी बॉडी हो, ये सब उसके कोशिकांग है, वही सफल संपादित कर देता है कार्यों को। तो देखते हैं, सबसे पहले हो गई आपकी सेल। तो असंख्य एक ही प्रकार के सेल, कई प्रकार की एक ही प्रकार के कई सेलों से बनता है टिश्यू। टिश्यू का मतलब हो गया उत्तक। देखिए, कोशिका से बना आपका उत्तक, और टिश्यू से हो जाता है ऑर्गन, ऑर्गन से हो जाता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बन जाते हैं ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। उत्तक से हो गई अंग, अंग से हो गया आपका अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बन गए जीव। इस बात को आपको याद रखनी है, समझनी है यहीं से कि एक जीव जब संपूर्ण एक जीव हो गया, जैसे मैं एक जीव बना लेता हूं, मान लीजिए कि मैं किसी प्रकार का एक जीव बना लिया हूं, ये जीव है। इस जीव को बनने में
अंग तंत्र होंगे, क्योंकि इसमें पाचन होगा, तो पाचन तंत्र के लिए पाचन अंगों का होना अनिवार्य है, उसका कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण होना अनिवार्य है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन रिलीज होगा, वही तो रासायनिक समन्वय है, वही तो रासायनिक समन्वय और नियंत्रण है, जिसे मैं आगे आपको बताऊंगा। घेघा रोग जो होता है वह क्यों होता है, कौन से वो अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसके कारण आयोडीन की कमी हो जाती है, तो घेघा रोग हो गया, नियंत्रण नहीं हो पाया, इंसुलिन की कमी हो गई, तो फिर क्या होगा, ये सारे हम लोग आगे जिक्र करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। नियंत्रण और समन्वय जीवों में, अर्थात पहले मैं पेड़ पौधे में बताऊंगा, उत्पादक में बताऊंगा, उसके बाद जंतु में बताऊंगा, खास करके फिर मनुष्य का हो जाएगा। तो एक जीव हो गई, इसमें कई ऑर्गन सिस्टम होंगे, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सारे होंगे। उसके बाद ऑर्गन होगा, मान लीजिए पाचन तंत्र है, तो मुख से लेकर के ग्रासनली से लेकर के आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, उसके बाद फिर हो गई मलाशय, मलाशय हो गई, फिर मलद्वार हो गया। उस अंग को बनने में, जैसे मान लीजिए एक आमाशय ही लेता हूँ, आमाशय, तो आमाशय एक यंग है, ऑर्गन है, उसको बनने में टिश्यू लगा होगा, एक ही प्रकार के कई टिश्यू लगे होंगे, और एक ही प्रकार के ढेर सारे कोशिका लगे होंगे उस टिश्यू के निर्माण में। आई होप आपको समझ में आई होगी एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव का निर्माण किस प्रकार होता है। आइए सबसे पहले हम लोग बहुकोशिकीय पेड़ पौधों में, एक कोशिकीय जीव हम तो ले लेंगे, पौधे में ले लेंगे, तो सिलोमोडानास है, ऐसा कुछ पौधा है जो कोशिकीय पौधे होते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे बहुकोशिकीय पौधों में समन्वय और नियंत्रण। बहुकोशिकीय पौधों की बात होगी, एक कोशिकीय पौधों की नहीं बात होगी, बहुकोशिकीय पौधों की बात होगी। एक कोशिकीय जीव या तो वह पौधे हो या जंतु हो, जैसे क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास, या फिर अमीबा, या फिर अमीबा, ये दोनों में एक कोशिकीय जीव है, इसकी सारी जैविक क्रियाएं का संचालन और समन्वय और उनका नियंत्रण उसी अकेली कोशिका के द्वारा हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया सिंगल सेल है, एक ही कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, अनुजीव द्रव, केंद्रक में केंद्रक द्रव जो होते हैं, कोशिका द्रव होते हैं, उसके कारण ही सारी क्रियाएं संपादित हो जाती हैं। लेकिन हम बड़े पौधे की बात करते हैं, बहुकोशिकीय बड़े पौधे में रासायनिक समन्वय हम पढ़ेंगे, जो आपको चैप्टर में पढ़ना है। एक कोशिकीय जीव की तो बात हो गई, मैंने आगे पीछे आपको बता चुका कि पौधे में सिर्फ रासायनिक समन्वय होगा और नियंत्रण होगी, क्योंकि उसमें तंत्रिकीय कोशिका, तंत्रिकीय तंत्र अब्सेंट होती है, ब्रेन अब्सेंट होता है, जिसके कारण सिर्फ रासायनिक समन्वय होता है, अर्थात हार्मोन्स के द्वारा होगा, हार्मोन्स के द्वारा होगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पादप हार्मोन है क्या, जिसे साइंटिफिक नेम में फाइटो हार्मोन कहते हैं, फाइटो हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहा जाता है। तो पादप हार्मोन क्या है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं। पादप हार्मोन का नाम लिखें, उसका पादप हार्मोन उत्पन्न कहाँ होते हैं, पौधे के किन किन भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं पौधे में, 5 हार्मोन का नाम लूँगा, बताऊँगा ये पाँचों हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, उसका फंक्शन क्या है और कार्य क्या है। पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ पादप हार्मोन कहलाते हैं, रासायनिक पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं, उसी को कहा जाता है फाइटो हार्मोन। पादप हार्मोन का परिभाषा आपने अच्छी ढंग से देखा कि पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन अर्थात फाइटो हार्मोन कहा जाता है। ये फाइटो हार्मोन होते हैं कितने प्रकार के, यह उत्पन्न कहाँ होता है, तो पेड़ पौधे के भिन्न भिन्न भागों में, पत्तियों में, तनों में, जड़ों में ये पादप हार्मोन उत्पन्न होते हैं, जो संपूर्ण भाग को, पौधे के संपूर्ण भाग में कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं और नियंत्रण करते हैं।
कोई हार्मोन पौधे की वृद्धि के लिए सहायक है, तो कोई हार्मोन फल को पकाने के लिए सहायक है, तो कोई हार्मोन पत्ते को विलगित यानी अलग करने के लिए सहायक है। नहीं तो नए पत्ते उसमें बनेंगे नहीं, कोशिका विभाजन होगा नहीं, कोशिका का दीर्घ विभाजन होगा नहीं, जिससे कोई पेड़ पौधे की विकास रुक जाएगी, पेड़ पौधे की हाइट नहीं बढ़ेगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि पादप हार्मोन होते हैं वे कौन कौन प्रकार के होते हैं और उत्पन्न कहाँ होते हैं। मैं सबसे पहले पादप हार्मोन के सभी नामों को आपको बता दूं, उसके बाद उसका उत्पन्न, उसका फंक्शन बताते चला जाऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि पेड़ पौधों में जो रासायनिक समन्वय होता है उसमें कौन कौन से हार्मोन भाग लेते हैं और उनकी क्रिया क्या है, उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है। तो आइए पादप हार्मोन को सबसे पहले देखा जाए। पादप हार्मोन फर्स्ट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। सेकंड जिबरेलिंस, कुल पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। कुल पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन 5 प्रकार के पादप हार्मोन हैं। ऑक्सीजन, जिबरेलिंस। ऑक्सीजन और जिबरेलिंस फंक्शन के दृष्टिकोण से, कार्य के दृष्टिकोण से दोनों सेम है, एक जैसे कार्य करते हैं। ऑक्सीजन का संश्लेषण स्तंभ शीर्ष पर होता है, स्तंभ शीर्ष पर होता है, और जिबरेलिंस का संश्लेषण भी वही होता है। जिबरेलिंस का काम और ऑक्सीजन का काम है कोशिका दीर्घन के द्वारा तने की वृद्धि में सहायक, पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक, अर्थात ऑक्सीजन और जिबरेलिंस ये दोनों को हम वृद्धि हार्मोन कह सकते हैं। वृद्धि हार्मोन कभी कभी एग्जाम में आता है, 2 वृद्धि हार्मोन के नाम लिखें, 2 वृद्धि पादप हार्मोन के नाम लिखें, तो हम ऑक्सीजन और जिबरेलिंस का नाम लेंगे, क्योंकि यही तो हार्मोन्स है जो पौधे के वृद्धि में सहायक है। क्योंकि यह कोशिका दीर्घन करता है, कोशिका को दीर्घित करता है, बढ़ाता है, और कोशिका में द्विखंडन विधि से कोशिका का निर्माण होता है, जिससे पौधे की ऊंचाई, हाइट में विकास होती है, वृद्धि होती है। तने की वृद्धि में सहायक है कोशिका दीर्घन के द्वारा, इसका निर्माण जो है यानी संश्लेषण जो है वह स्तंभ शीर्ष पर होता है। ऑक्सीजन और जिबरेलिंस को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। साइटोकाइनिन तीसरा हार्मोन है, पादप का तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन, जिसका संश्लेषण बीजों के भ्रूणपोष और जड़ों में होती है। बीजों के भ्रूणपोष और जड़ों में होती है संश्लेषण। इसका कार्य है कोशिका द्रव का विभाजन, कोशिका द्रव का विभाजन और पत्तियों को हरी एवं ताजी रखना, क्योंकि पर्णहरित जो होती है हरे पेड़ पौधे की पत्तियों में और कुछ तनों में हरा होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाई जाती है यानी पर्णहरित पाया जाता है, उसको एक लंबी अवधि तक बचा कर रखता है, नष्ट होने नहीं देता है। किसका काम है? साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन का जो जड़ों में और बीजों के भ्रूणपोष में संश्लेषित होता है, कोशिका द्रव के विभाजन में सहायक है और पत्तियों को हरी और ताजी रखने में सहायक है। लिख सकते हैं कोशिका द्रव के विभाजन में सहायक और पत्तियों को हरी और ताजी रखने में सहायक। अगर आ जाए तो कौन सा पादप हार्मोन है जो पत्तियों को हरी और ताजी रखती है, तो आपको याद रखना है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो ऑक्सीजन और जिबरेलिंस के सीधे उलट है, सीधे अपोजिट है। जहां ऑक्सीजन और जिबरेलिंस तने यानी पौधे की वृद्धि में सहायक था, वहीं एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक है। क्वेश्चन आता है कि वैसा पादप हार्मोन का नाम लिखें जो वृद्धि रोधक हो, उसे कहते हैं एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। यह पत्तियों के विलगन और बीजों के अंकुरन के रोकने में सहायक है, बीजों के अंकुरन रोकने में सहायक। इसे वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं, इसे वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। एब्सिसिक एसिड को वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं,
जबकि ऑक्जिन और जिब्रालिन्स को वृद्धि हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ऑक्जिन और जिब्रालिन्स कोशिका दीर्घन करके तने और पौधे की वृद्धि में सहायक है, जबकि एब्सिसिक एसिड वृद्धिरोधक है। यह पत्तियों को मुरझा देती है, उसको विलगित कर देती है, अर्थात तने से पत्तियों को अलग कर देती है। साथ ही बीजों के अंकुरण को रोकने में भी सहायक है, इसलिए बीज को सुरक्षित रखा जाता है बीज भंडारों में लंबी अवधि तक। उसे एब्सिसिक एसिड से उपचारित कर दी जाती है ताकि बीज में अंकुरण अनावश्यक असमय नहीं हो सके। चौथा हार्मोन कंप्लीट। पांचवा हार्मोन है एथिलीन, जो गैसीय फॉर्म में होता है। पांचवा हार्मोन है एथिलीन, जो गैसीय रूप में होती है। यह तने के अग्रभाग में संश्लेषण होता है। इसका संश्लेषण तने के अग्रभाग में होता है। यह फल पकाने में सहायक है। यह फल को पकाने में एथिलीन सहायक है, फल पकाने में सहायक। पादप में भिन्न भिन्न प्रकार के 5 हार्मोन रिलीज होता है, उत्सर्जित होते हैं, जो पौधे के विभिन्न जैविक क्रियाओं को समन्वय और नियंत्रित करती है। ये 5 हार्मोन ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स, जिसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं, इसका संश्लेषण स्तंभ शीर्ष पर होता है। यह तने की वृद्धि में सहायक है। वहीं साइटोकाइनिन बीजों के भ्रूणपोष और जड़ों में संश्लेषित होती है, जो कोशिका द्रव्य के विभाजन, पत्तियों को हरी भरी ताजी रखने में सहायक है। जबकि एब्सिसिक एसिड, जो चौथा हार्मोन है, वह वृद्धिरोधक है, जो पत्तियों को विलयन करने में, पत्तियों को मुरझाने में और बीजों के अंकुरण को रोकने में सहायक है। एथिलीन तने के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और यह फल को पकाने में सहायक है। तो आपने देखा पादप हार्मोन 5 हैं। इनके द्वारा ही पादपों में, उच्च वर्गीय पादपों में यानी बहुकोशिकीय पादपों में नियंत्रण और समन्वय होता है विभिन्न जैव प्रक्रियाओं का। पौधे में गति को पहले समझते हैं। गति का मतलब मोशन ऐसा नहीं हो गया कि अगर हम किसी वस्तु को यहाँ रखते हैं और इसमें अगर बल लगा दिए, या तो साइकिल चलाते हैं या खुद हम चलते हैं, तो स्थान परिवर्तन होता है। ऐसा इसमें नहीं, अर्थात लोकोमोशन का नहीं। गति का अर्थ यह नहीं समझ जाइए लोकोमोशन, एक गति का मतलब लोकोमोशन नहीं हुआ। लोकोमोशन का अर्थ होता है स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन नहीं होना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो मूवमेंट हो रही है, केवल मूवमेंट हो रही है। हम गति को मूवमेंट समझेंगे, गति को हम मूवमेंट समझेंगे, मूवमेंट, ना कि हम समझेंगे मोशन। नॉट मोशन, ओनली मूवमेंट। सबसे पहले उद्दीपन को समझते हैं। आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट में क्या होता है, उसमें इतना सेंसिटिवनेस होती है कि छूने से उसकी सारी पत्तियां सिकुड़ जाती है। इस प्रकार का होता है वो, इस प्रकार की पत्तियां रहती है, ऐसा 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 रहता है, पत्तियां इस प्रकार की होती है। जैसे ही हम टच करते हैं कि ये सारे पत्तियां इस प्रकार का सिकुड़ जाती है, इस प्रकार का हो जाएगा। पहले और छूने के बाद, छूने के बाद। तो इसमें ऐसा हुआ क्यों? तो इसमें रासायनिक परिवर्तन के कारण ही तो हुआ। इसमें रासायनिक परिवर्तन के तो कारण ही हुआ। इसके अंदर जो जल होती है, H2O होता है, और इसमें इतनी ज़्यादा सेंसिटिवनेस होती है जिसी को उद्दीपन कहा जाता है। तो पौधे में उद्दीपन को ग्रहण करने की काफ़ी क्षमता होती है, जिसके अनुसार ही उसमें मूवमेंट होता है। मूवमेंट होता है, बुक में गति लिखा है तो इसका अर्थ मूवमेंट आप समझे, मोशन कदापि न समझे। पौधों में ऐसी गति को अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति कहते हैं, और उसी का साइंटिफिक है वैज्ञानिक नाम हो गया ट्रापिज्म। उसी को ट्रापिज्म कहा जाता है। उद्दीपनों की प्रकृति के अनुसार, उद्दीपनों की प्रकृति के अनुसार अनुवर्तन 4 प्रकार के होते हैं, अर्थात अनुवर्तनी गति जो है वह 4 प्रकार के होते हैं, अर्थात ट्रापिज्म जो है वह 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट है प्रकाश अनुवर्तन। तो प्रकाश अनुवर्तन में क्या होता है? प्रकाश अनुवर्तन में प्रकाश की ओर पौधे में गति होती है। मान लीजिए मैं एक गमला ले लिया हूँ, एक गमला में पौधे लगा दिया हूँ, ये पौधे हैं, और अगर यहाँ मैंने सन दे दिया, या खिड़की खोल लीजिए,
खिड़की के पास गमले को रखें और खिड़की खुला हुआ है और गमले को ऐसा पोजीशन में स्थान में रखें कि वह छाया में हो, इस प्रकार का सीधा लगा हुआ गमला में एक पौधा ले आए तो ये मुड़ जाएगी, यह इस ओर मुड़ जाएगी, प्रकाश की ओर मुड़ जाएगी। वैसे भी आप देखे होंगे सूर्यमुखी का फूल होता है, वो भी सूर्य की दिशा की तरफ ही गति करती रहती है। तो ये हो गया प्रकाश अनुवर्तन। अगर डिटेल में इसके लिखना हो, वर्णन करना हो कि उद्दीपनों की प्रकृति के अनुसार अनुवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लिखेंगे 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, इसमें पौधे की गति जो है, गति प्रकाश की ओर होती है, प्रकाश की ओर होती है। इस प्रकार लिख लेंगे। प्रकाश अनुवर्तन में क्या होता है, पौधे की गति यानी पौधे के अंग की गति। ऐसा ना कि पौधे उठ के जा रहा है, मैंने पहले में बोला लोकोमोशन नहीं होती है, स्थान परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ इससे मूवमेंट होती है। तो पौधे की अंग किस ओर मुड़ जाएगी, प्रकाश की ओर मुड़ जाएगी। चलिए तो बात समझ में आ गई। अब है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्व के अधीन, तो इसमें जड़ होगा, यहाँ मैंने बीज लगाया, तो ये जो जड़ों का विकास होगा नीचे की ओर होगी। एक कौन हो गया, गुरुत्वानुवर्तन, यह गुरुत्वानुवर्तन कहलाएगा। इस अनुवर्तन में क्या होता है, पेड़ पौधे के जो अंग हैं वह पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन, अर्थात नीचे, पृथ्वी के गुरुत्व की अधीन। नीचे तो यहाँ नहीं बोल सकते हैं, अगर गमले को उलट कर रख देंगे तो फिर ऊपर की ओर भागेगा जड़, जिधर मिट्टी मिलेगा, जिधर से उसको जल की प्राप्ति होगी। इसमें लिखिएगा, इसमें पौधे के अंग की गति पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन, पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन होता है। गुरुत्वानुवर्तन में पेड़ पौधे के अंग की जो गति है वह गुरुत्व के अधीन होता है, जो खास करके जड़ों में दिखता है। ऐसा कहाँ दिखता है, जड़ों में दिखता है, हम लिख सकते हैं जड़ों में दिखता है। नेक्स्ट है रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन को अच्छी ढंग से समझें। रासायनिक अनुवर्तन को समझाने के लिए मैं एक पुष्प बनाता हूँ, पुंकेसर बनाऊंगा, परागकोश होगा, बीजांड होंगे, उसमें अंडाशय होगी। तो मैं एक पुष्प बनाने का प्रयास करता हूँ। ये हो गया आपका पुंकेसर, यहाँ पराग रहेगा। तो हम जानते हैं कि पुष्पीय पौधे में यानी फूलों में जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, उसके कुछ बाह्य कारक होते हैं, कीट, हवा, पानी। मान लीजिए हवा ही ले लेते हैं, तो पराग कोश से पराग जो पुंकेसर में होते हैं, जो पुष्प के नर जनन अंग है, पुष्प का नर जनन अंग कौन है, पुंकेसर, और इसके पराग कोश में पराग होते हैं। हवा से कीट के द्वारा या वर्षा के द्वारा वह गिरते हैं और गिर कर कहाँ आ जाते हैं, तो स्त्री केसर, स्त्री केसर पे पहुंचते हैं, जिसे अंडाशय भी कहा जाता है। तो इसे इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, परागन के समय परागकण, मैं यहाँ लिख देता हूँ, परागन के समय परागन। परागन क्या है, पराग कोश से पराग निकलने की क्रिया। परागन के समय परागन के समय पराग कण से निकलने वाली, यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा। मैं रासायनिक अनुवर्तन बता रहा हूँ, रासायनिक अनुवर्तन तो कंप्लीट हो गया, रासायनिक अनुवर्तन बता रहा हूँ। पराग
परागन के समय परागकण से निकलने वाली पराग नलिका की बीजांड, पराग नलिका ये हो गई, पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति कहलाता है रासायनिक अनुवर्तन। इसे आप याद रखना, परागन के समय परागकण से निकलने वाली पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति ही रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है। अब देखिए जलानुवर्तन, आसान है। जलानुवर्तन में पेड़ पौधे के अंग की गति जल की ओर होती है। यह खास करके जलीय पौधों में देखने को मिलता है, जलीय पौधों में देखने को मिलता है। पौधे का अंग जल की ओर होने वाली गति को हम जलानुवर्तन कहते हैं। पौधे के अंग में, इसे मैं इसे डील कर रहा हूँ, पौधे के अंग में जल की ओर यानी जल की दिशा में जल की ओर होने वाली गति कहलाएगी जलानुवर्तन। तो आपने देखा उद्दीपनों की प्रकृति के अनुसार अनुवर्तन किसे कहते हैं? तो पौधों के अंगों में जो गति होती है, मूवमेंट होता है, उसको हम अनुवर्तन कहते हैं, उसी को अनुवर्तनी गति कहते हैं, उसी को ट्राफिज्म कहते हैं। तो उद्दीपनों की प्रकृति के अनुसार अनुवर्तन 4 प्रकार के होते हैं। प्रकाशानुवर्तन में पेड़ पौधे की जो अंग होती है वह प्रकाश की ओर मूवमेंट करता है, गति करता है। और गुरुत्वानुवर्तन में पेड़ पौधे की अंग जो है गुरुत्व के अधीन यानी पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गति करता है। यह जड़ों में देखी जाती है। जड़ जो है गुरुत्व के अधीन यानी मिट्टी में हम जब गाड़ते हैं तो जड़ जो है पृथ्वी के नीचे की ओर जाती है। तीसरा है रासायनिक अनुवर्तन। परागन के समय परागकण से निकलने वाली पराग नलिका की जो बीजांड में होने वाली गति होती है यहाँ पर, उस गति को रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। जलानुवर्तन में पौधे के अंग में जल की ओर होने वाली गति होती है। पौधे का अंग किस ओर गति करती है? तो जल की ओर गति करती है, उसे हम जलानुवर्तन कहते हैं। यह खास करके जलीय पौधों में होता है, जैसे हाइड्रिल्ला वगैरह जलीय पौधों में यह देखने को ज़्यादा मिलता है। जलीय पौधे सिंघाड़ा हो गया, कमल हो गई, जलकुंभी हो गया, हाइड्रिल्ला के पौधे हो गए, तो जलीय पौधे में यह देखने को मिलता है। आपने देख लिया उद्दीपनों की प्रकृति के अनुसार पेड़ पौधे में अनुवर्तन। पौधे में नियंत्रण और समन्वय तो हम लोग समझ लिए। अब है जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। मैंने कहा जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिकीय कोशिका होती है। एक खास प्रकार के उत्तक से बना होता है तंत्रिकीय कोशिका, जिसमें ब्रेन यानी मस्तिष्क से लेकर मेरुरज्जु न्यूरॉन से ऐसे होते हुए शरीर के सारे भागों में तंत्रिका तंत्र फैला होता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा मनुष्य में नियंत्रण और समन्वय होता है। उसके साथ साथ रासायनिक समन्वय भी होता है। रासायनिक समन्वय भी होता है क्योंकि हार्मोन जो उत्तेजित करने का काम करता है, कई प्रकार की क्रियाओं को संपादित करता है, पाचन से लेकर के उपसर्जन तक, जनन तक, ये सारी हार्मोन के द्वारा ही तो होता है, जो एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो तंत्रिकीय नियंत्रण, जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय 2 तरह से होते हैं। पेड़ पौधे में सिर्फ रासायनिक होता है, जबकि जंतुओं में दोनों प्रकार से होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं जंतुओं में नियंत्रण। तो तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय यह तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। उच्च श्रेणी के जंतु यानी बहुकोशिकीय जंतु में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। वो खास प्रकार की उत्तक की बनी होती है, तंत्रिका तंत्र कहते हैं उसे। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में प्रयुक्त रसायन हार्मोन्स कहलाते हैं, जिसकी उत्पत्ति, जिसका स्रवण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स के द्वारा रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय होती है जंतुओं में, जबकि तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय होता है।
कहाँ से कहाँ बोल रहा हूँ मैं? तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय होती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स के द्वारा जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय दो विधि द्वारा होता है। फर्स्ट है तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। सेकेंड है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, जो हार्मोन्स के द्वारा होता है। ये हार्मोन विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। तो हम लोग जब मनुष्य में नियंत्रण और समन्वय पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में वही फोकस करना है, तो हम पढ़ेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि भिन्न भिन्न प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसका कार्य अलग अलग होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड तथा तंत्रिकाओं से बना होता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय होगा। तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय होगा उच्च स्तरीय जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की बात मैं कर रहा हूँ। पीछे मैंने आपको बताया पौधे में नियंत्रण और समन्वय। यहाँ अब मैं बताने जा रहा हूँ जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय का फर्स्ट पार्ट, जो तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय कहलाता है। इसके बाद रासायनिक वाला चलेगा, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन स्रावित होंगे। हार्मोन का नाम बताएंगे, हार्मोन का कार्य बताएंगे। तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करने में मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिका भाग लेते हैं। तो तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन एग्जाम में आता है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनावें और चित्र बनाकर उसे समझावें। तो न्यूरॉन होता क्या है? तारकाय यानी स्टार शेप कोशिका सेल होती है। स्टार शेप कोशिका सेल होती है। स्टार का मतलब हो गया तारा। इस प्रकार का तारा बना लेंगे, ठीक। तारा मैंने बना लिया, जिसमें से एक पार्ट लंबे हो जाते हैं, एक कुछ हिस्से लंबे हो जाते हैं, जिसे एक्सॉन कहा जाता है। लंबे भाग को एक्सॉन कहते हैं। जो तारकाय भाग है, स्टार शेप है, इसके सेंटर में केंद्रक होती है। और स्टार शेप वाले भाग को साइटॉन कहा जाता है, जिसमें जीव द्रव भरे होते हैं। साइटॉन कहा जाता है इसे। पहले पार्ट को समझ लीजिए। जो ये भाग है, निकला भाग, तंतु जैसा भाग है, उसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। तंतु वाला भाग को डेंड्राइट्स, स्टार शेप वाला बीच भाग को साइटॉन, जबकि बीच में केंद्रक होती है। एक्सॉन हो गया जो लंबा भाग है। इस पार्ट के बाहरी भाग को श्वान कोशिका कहते हैं, जहाँ गांठ बनती है, रेनवियर के नोट्स कहलाते हैं। यहाँ पे बीच वाले भाग जो द्रव से भरा होता है, मेडुलरी कहलाती है। ये एक्सॉन वाल्व हो गई। ये सूत्र युग्मन गांठें हैं। आपने इस फिगर को देखा। अब हम न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, उसे लिखकर आपको बताऊंगा कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है क्या, इसके कार्य क्या है। न्यूरॉन एक ताराकार स्टार शेप कोशिका का सेल बॉडी स्ट्रक्चर होता है। न्यूरॉन एक स्टार शेप सेल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जिसे साइटॉन कहा जाता है। इस भाग को क्या कहा जाता है? साइटॉन कहा जाता है। इसमें कोशिका द्रव भरी होती है।
और बीच में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होती है, बड़ा सा न्यूक्लियस केंद्रक होती है। इसमें भरा रहता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में अनेक निसर्ष कोशिकानिकाएं होती है। ये कोशिका द्रव में अनेक निसर्ष कोशिकाएं होती है। डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स जो है इसका मुख्य काम है संवेदनाओं को यानी सूचनाओं को, संवेदी अंग अर्थात सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, जीभ, नाक, कान, त्वचा, आंख, संवेदी अंगों की सहायता से डेंड्राइट्स उसे ग्रहण करता है। किसको? संवेग को, संवेदनाओं को यानी सूचनाओं को, मैसेज को ग्रहण करता है। कौन? डेंड्राइट्स। किसकी सहायता से? संवेदी अंगों की सहायता से, जीभ, नाक, कान, त्वचा, आंख की सहायता से ग्रहण करता है। और साइटॉन में, इसी साइटॉन में वह संवेदना, वह मैसेज विद्युत आवेग में यानी इम्पल्स में बदल जाते हैं। विद्युत आवेग यानी इम्पल्स में बदल जाते हैं साइटॉन में। यहाँ से फिर गमन करती हुई मस्तिष्क तक पहुँचती है जहाँ कंट्रोल होता है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। तो फोकस रहेगा मनुष्य का मस्तिष्क, मानव ब्रेन के बारे में ही पढ़ लिया जाए। उसी प्रकार अन्य जंतुओं में भी होता है। एक अलग बात है कि मानव मस्तिष्क अति उच्च विकसित होने के कारण हम लोग विवेकशील हो गए हैं। मानव मस्तिष्क अधिक विकसित है जिसके कारण हम लोग विवेकशील हो गए हैं। लेकिन हर एक जंतुओं में जिसमें मस्तिष्क होता है, जिसमें तंत्र के द्वारा तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय होती है, उसमें न्यूरॉन होते हैं, अर्थात तंत्रिका कोशिका होती है। तो तंत्रिका कोशिका फिर से एक बार बता दूंगा आपको कि न्यूरॉन का फिगर है, न्यूरॉन का तस्वीर है, तंत्रिका कोशिका का तस्वीर है। आपको इस प्रकार से फिगर बना लेनी है और इसे नामकरण कर देनी है पार्ट को। उसके बाद लिखना है आपको कि न्यूरॉन एक स्टार शेप यानी तारकाय, सेल बॉडी यानी कोशिका काय होता है, जिसे साइटॉन कहा जाती है। और इस साइटॉन के बीच में एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। साइटॉन में कोशिका द्रव भरी होती है जिसमें अनेक निसल्स कणिकाएं होती है, अनेक निसल्स कणिकाएं होती है। आपने देखा डेंड्राइट्स, तो डेंड्राइट्स क्या करता है? मैसेज को, संवेदनाओं को संवेदी अंग द्वारा, जीभ, नाक, कान, आँख, त्वचा के द्वारा उसे ग्रहण करता है। और ग्रहण करने के बाद साइटॉन में वह संवेदना विद्युत आवेग अर्थात इम्पल्स में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। वहाँ से वह ट्रांसफ़र कर दी जाती है मस्तिष्क को, ब्रेन को, जहाँ से नियंत्रण होगा।